में इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अभी बड़ी चर्चा हुई कि आपने एक जगह एआईएमआईएम से भी गठबंधन कर लिया, एक जगह आपने कांग्रेस से भी कर लिया। कांग्रेस ने नाराज होकर अपने कॉर्पोरेटर्स निकाले तो आपने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब बीजेपी की वैचारिक शक्ति जो थी कि भाई हम इस सोच से चलते हैं, वो कहां है कि किसी से भी जुड़ जा रहा है। पहली बात तो एआईएमआईएम को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है और एकदम गलत है। आकोट करके बहुत छोटी सी जगह है, वहां की एक नगर पालिका, जिस नगर पालिका में 15 या 17 हजार वोटर है, छोटी सी नगर पालिका है, उस नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे में जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड रहा। तो वहां पर हम और एनसीपी साथ में आए और हमने यहाँ पोस्ट पोल आप नगर पालिकाओं में अलायंस करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो हमने वो रजिस्ट्रेशन किया। तब हमारे ध्यान में आया कि राष्ट्रवादी ने एमआईएम के 4 लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, तो ऑटोमेटिक हमारे रजिस्ट्रेशन का पार्ट वो हो गए। तो जैसा हमारे ध्यान में आया तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की, उस गठबंधन से हम बाहर निकले और हमारे जिस बहुत पुराने हमारे 6 टर्म के एमएलए है वो, उन्होंने ऐसी गलती क्यों की मुझे पता नहीं, हमने उस एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया कि भाई ये हमको मंजूर नहीं है, हमने उसको सस्पेंशन का उनको नोटिस दिया। और कांग्रेस के साथ जहां तक अंबरनाथ का सवाल है, अंबरनाथ में अध्यक्ष हमारा चुनकर आया, हमारे सामने वहां शिवसेना थी, हमारे साथी थे, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े। नीचे में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट में मेरा अपना मानना ये था कि शिवसेना और हमने साथ में आना चाहिए। लोकल स्तर पर उस शहर में, अमरनाथ शहर में, जो बीजेपी के नेता है और जो शिवसेना के नेता है, इनमें बहुत 36 का आंकड़ा है। मतलब मान लीजिए कि पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, पर्सनल टाइप की राइवलरी उनमें। तो उन्होंने यह प्रयास किया कि मुझे शिवसेना लेना नहीं है तो मैं किसी और को साथ में लूं, और इसके चलते चूंकि ये जो लोग यहां से चुनकर आए कांग्रेस से, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको हमारे थे वो हमने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ लिए और चुनकर आ गए। तो उन्होंने लोकल लेवल पर यह निर्णय किया कि हम इनको साथ में लेंगे। देखिए, उनको लेने का जो निर्णय हुआ वो आघाड़ी में लेने का निर्णय हुआ, ठीक है, उनकी पार्टी में उनकी कार्रवाई की, लेकिन निर्णय उन्होंने यही लिया था कि भाई इनको हम हमारी पार्टी में लेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट किया कि अपने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और प्रीएम्प्ट करके मानो वन अपमैनशिप के लिए कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला। हम कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे, हम उनको अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। हालांकि यह निर्णय भी नीचे के स्तर पर हुआ। आज भी मेरा मानना है उनको लेना है तो लो, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि अंबरनाथ में हमारी पार्टी ने शिवसेना के साथ ही गठबंधन करना चाहिए, और मेरी जो भूमिका है वो मैंने हमारे अध्यक्ष जी को बताई। क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है, और अभी आपने देखा होगा कल ममता बनर्जी पहुंच गई बंगाल में, ईडी की रेड पड़ रही है, उन्होंने ईडी पे रेड मार दी और फाइल वाइल लेकर चली आई। बंगाल में आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा चैलेंज है जिसको आप लोग पार नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है, वो बंगाल के लिए चैलेंज है। क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल की परिस्थितियां बिगड़ रही है, हजारों गांव में एक भी हिंदू बच्चा नहीं, ऐसा मैं कई बार सुनता हूं, या बहुत थोड़े हिंदू बच्चे हैं। इस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं की परिस्थिति है, और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं और उनको एक प्रकार से आश्रय देने का काम ये ममता दीदी के माध्यम से होता है। देखिए, मुंबई में बसे हुए बांग्लादेशियों को हमने निकालकर डिपोर्ट किया, तो जब उनको हम ढूंढ रहे थे तो उनके आने की मोडस ऑपरेंडी हम देख रहे थे, तो ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ममता दीदी के नेताओं के माध्यम से वो बंगाल में एंट्री करते, वहां एंट्री करके वहां उनके कागजात बनते, अच्छा, और उन कागजातों को लेकर फिर भारतीय बनकर वो यहां आते। तो हमने अभी उसको डिसैफर किया है, हमने उसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन इस प्रकार से केवल चुनावी राजनीति के लिए ममता दीदी अगर अपने देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करेगी तो बीजेपी का चैलेंज नहीं है, बंगाल का चैलेंज। तो बंगाल का हिंदू उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं करता? देखिए, ऐसा नहीं है, बंगाल में उनके खिलाफ भावना है,
पिछले समय भी थी। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने हिंसा और अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए, इससे वो वापस चुनकर आई। लेकिन अब देखिए, वो चुनाव ऐसा था कि पहली बार ताकत से हमारे लोग खड़े हुए, हिंसा का मुकाबला किया, कितने लोगों को मार डाला हमारे, लेकिन मुकाबला किया। अब हमारे लोगों के मन में डर नहीं है। अब निडरता के साथ, मर मिटने की भूमिका के साथ बीजेपी वहां खड़ी है। मैं तो वहां के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार के फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र है। लेकिन उनके मन में एक ही बात है कि भारत के लिए लड़ना है, बंगाल के लिए लड़ना है, इसलिए वो लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल हारेंगे इस बार ममता बनर्जी? पक्का जीतेंगे। पक्का जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। चलिए इधर लौटते हैं फिर से महाराष्ट्र में आपकी महायुति। मैं कल एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने देखा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी फोटो थी, मोदी जी की फोटो थी, बीजेपी प्लस महायुति लिखा था। ना अजीत पवार थे उसमें, ना शिंदे जी थे। तो ये कैसी महायुति है जिसमें आप लोग पोस्टर में उनके फोटो भी नहीं डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पोस्टर ये हमारे लगे हुए हैं, कुछ पोस्टर हमारे उनके साथ लगे हुए, अलग अलग प्रकार के पोस्टर है। कुछ पोस्टर में हमारे आपको शिंदे जी दिखेंगे, शिंदे जी के पोस्टर में मोदी जी और मैं दिखूंगा, या शिंदे जी के कुछ पोस्टर्स में अकेले मोदी जी भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि चूंकि हम लोग एक पोस्टर पे दो चिन्ह नहीं रख सकते इलेक्शन कमीशन के कारण, मतलब हमको उसके अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए हमारा जो कमल का पोस्टर होता है वो अलग होता है, उनका धनुष्य बाण का पोस्टर अलग होता है, लोगों में कंफ्यूजन न क्रिएट हो। लेकिन सिर्फ पोस्टर की बात नहीं, पुणे में देखिए अजीत पवार आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, इसका कारण यह है कि ये हमने आज नहीं, हमने चुनाव से पहले घोषित किया था कि हम 3 पार्टियां हैं, तीनों के ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव नेताओं का चुनाव नहीं होता है। हमारे लिए विधानसभा और लोकसभा में लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और हमारी पार्टियां बड़ी है, हम लोग हर जगह अलायंस नहीं कर सकते। पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में 1 नंबर की पार्टी ये बीजेपी है, 2 नंबर की पार्टी अजीत पवार जी की है। हम अलायंस कर लेंगे तो हमारे कार्यकर्ता कहां जाएंगे? इसलिए हमने ये तय किया कि फ्रेंडली फाइट्स होंगी, और करीब आप समझ लीजिए कि 17-18 जगह 27 में से हम लोग अलायंसेस में है, 8-10 जगह अलायंसेस में नहीं है, और कहीं ऐसा भी अलायंस है कि हम और राष्ट्रवादी साथ है, कहीं हम और शिवसेना साथ है, कहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी साथ है। ठीक है, नहीं, बट इसी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंडी अलायंस में, उसका आप लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो इनकी तो बन नहीं रही, आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका कारण है, देखिए, नगर निगम का चुनाव विधानसभा और लोकसभा जैसा नहीं हो सकता। देश की राजनीति नगर निगम जैसे नहीं चलती है। देश की राजनीति में बहुत स्टेक होता है, बहुत फर्मनेस होनी पड़ती है, हर चीज के ऊपर नीतिगत फैसला लेना पड़ता है, या नीतिगत फैसला नहीं है। और नीतिगत फैसला लेने के लिए आप एक राह चलने वाले होने चाहिए। आप एक राह नहीं चलेंगे तो नीतिगत फैसले हो नहीं सकते। मतलब महायुति इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए चर्चा बहुत है कि आप लोगों का जो ये फेविकॉल वाला जोड़ है, ये फेविकॉल दिल्ली से आता है, महाराष्ट्र में जुड़ता नहीं। नहीं, बिल्कुल यही जुड़ता है भाई साहब। देखिए, दिल्ली का तो आशीर्वाद हमको है ही, लेकिन फेविकॉल महाराष्ट्र का यही मैंने जोड़ा है। क्योंकि एक चर्चा ये भी होती है, कई बार पत्रकारों में भी होती है, कि सोचिए क्या सीन रहता होगा, जैसे जब एक कमरे में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस को कभी ना कभी तो याद आता ही होगा कि इस व्यक्ति की वजह से मैं कुछ घंटे सीएम रहा। अजीत पवार को याद आता होगा कि इन दोनों की वजह से मैं सीएम नहीं हूं, और एकनाथ शिंदे को याद आता होगा देखकर कि इनकी वजह से मेरी कुर्सी चली गई। तो ये बड़ा असहज सा नहीं हो जाता कभी आप लोग साथ होते? बहुत सहज है, क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है, इतने सालों से काम साथ में कर रहे हैं। देखिए, मैं 99 में चुनकर आया विधानसभा में, अजीत दादा मेरे से 9 साल पहले चुनकर आए, शिंदे साहब मेरे से 5 साल बाद चुनकर आए। तो अगर तीनों का हिसाब हम लगा ले तब भी 20-25 सालों से हम लोग साथ में हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत सहजता हमारे रिलेशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक बात पक्की है, आपको रियलिटी में जीना पड़ता है। ये होता तो क्या होता, तुम होती तो ऐसा होता, ये नहीं चलता है। कभी आपने ऐसे लाइटर नोट में अजीत पवार जी से पूछा कि दादा क्या किया था आपने उस दिन? नहीं, तो हमको पता था। देखिए, अजीत दादा ने कोई गलती नहीं की। अजीत दादा हमारे साथ थे, हमसे बात करके हमने उनको वापस भेजा, क्योंकि
वो फैसला अजीत दादा का था ही नहीं। हमारे साथ आने का फैसला शरद पवार जी का था। बाद में शरद पवार जी बदल गए, तब भी अजीत दादा हमारे साथ रहे। अजीत दादा को इसलिए वापस जाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के बाद हम लोगों की मेजॉरिटी होते हुए भी हम उस मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना सकते थे, इसलिए उनको वापस भेजना पड़ा। आपने बोल के भेजा था? हाँ जी, बिल्कुल, अजीत पवार को? हाँ जी, 100%। और मैंने ऊपर में भी उस समय हमारे अमित भाई से बात की, क्योंकि सरकार बन रही थी, तो अमित भाई को मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ था। तो मैंने अमित भाई को कहा कि अब इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने वापस चले जाना चाहिए, तो मैंने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब वो पवार साहब ने पलटने के बावजूद जब अजीत दादा अपने साथ रहे, तो अब ये भी अपना भी फर्ज बनता है कि हम उनको पॉलिटिकल डेथ की ओर न ले जाए, लेट हिम गो बैक। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। और शरद पवार जी से जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अजीत पवार आपके साथ आएंगे, ये आपने की थी या दिल्ली से हुई थी? देखिए, हम मतलब अमित शाह जी और मैं और शरद पवार जी, अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सबने मिलकर तय किया। सब बैठ के किए थे? बिल्कुल, मिलकर तय किया। फिर आपने कभी अजीत दादा से पूछा कि ये शरद पवार क्यों पलट गए? वो आपके लिए शायद कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें आप फंस गए। देखिए, अब स्क्रिप्ट क्या है ये मुझे भी पता है, अजीत दादा को भी पूरा पता है। अब बहुत पानी बह गया, छोड़ दीजिए। अब लेकिन अजीत पवार वापस तो नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं, सवाल ही नहीं, वापस जाने का कोई सवाल नहीं। एक चीज और बताइए कि जब ये कहा जाता है कि आपकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, तो लोग ये भी कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे पे, आदित्य ठाकरे पे कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कहा गया कि कोविड के समय में आदित्य ठाकरे के दोस्त डीनो मौर्य को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चले गए, आपने कहा इसमें गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इतने साल से जांच चल रही है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं, उनके लोग जेल में है भाई, सारे घोटालों में उनके लोग जेल में गए, और अभी भी उनके प्रमुख लोग जेल के अंदर है, और अभी भी उस घोटाले की जो तफ्तीश है, उसकी जो जांच है, वो चल रही है। तो आदित्य ठाकरे कभी जेल जाएंगे? देखिए, मैं किसी को जेल में भेजने की राजनीति नहीं करता, ये उसके लिए मैं बैठा भी नहीं हूं, और ये मेरा काम भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में भेजना पुलिस का काम है।